वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स मॉक टेस्ट 3 को कवर करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि आपको बिहार कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च, उसकी तैयारी हमारे चैनल पे भी करवाई जा रही है फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार। तो मॉर्निंग के टाइम में आपको 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लिया जाता है और शाम के टाइम में फ्रेंड्स आपको 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाता है। तो रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और फ्रेंड्स देखिए, ये मॉक टेस्ट जो 50 प्रश्न का है, ये आपको देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट जा करके अवश्य दें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर जो मेरे वेबसाइट का लिंक है जीके मास्टरमाइंड का, और वहाँ पर जा करके 50 प्रश्न को पढ़ने के बाद देखिए मॉक टेस्ट में आपको कितना प्रश्न याद हुआ। और जो फ्रेंड्स सभी टेस्ट को उसमें मैं एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा फ्रेंड्स। तो बीच बीच में आप वो टेस्ट को जरूर देते रहिएगा और वीडियो देने के बाद में आप जरूर टेस्ट दे देगा फ्रेंड्स। कोई पैसा नहीं लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप टेस्ट आप लोग जरूर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है और आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स 50 में से कितना सही किया है। आज का पहला सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं, नरेगा कहते हैं, कब पारित हुआ था? अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सवाल नंबर जो 1 है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 2005 में आपको नरेगा अधिनियम पारित हुआ था। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स सभी को मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था आपको, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था फ्रेंड्स। अब चलिए इस बारे में डिटेल देख लेते हैं। अब देखिए, अधिनियम पारित हुआ था कितना, 2005 में, अगर वो पूछेगा तो। लेकिन ये लागू कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यह योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया गया था। तो 2 सवाल हो गया फ्रेंड्स। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में। और देखिए पूछा था यह योजना शुरू कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 से। अच्छा, नरेगा योजना कहां से शुरू हुआ था फ्रेंड्स? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। तो 3 प्रश्न हो गया। अब देखिए, जो नरेगा था फ्रेंड्स, उसको बाद में क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि नरेगा को मनरेगा कब किया गया। यानी नरेगा मतलब हो गया था क्या फ्रेंड्स, आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और बाद में इसमें महात्मा जोड़ दिया गया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो नरेगा मनरेगा में कब कन्वर्ट हुआ, कब बदला फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, वर्ष 2009 में। कितना? वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही नरेगा भी मनरेगा के रूप में चल रहा है। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा वक्त देके पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। तो सवाल था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। लागू कब हुआ? तो 2006 में लागू हुआ। आंध्र प्रदेश के कहां से? अनंतपुर जिले से। और ये जो नरेगा है, मनरेगा कब में बदला फ्रेंड्स? तो आपका 2009 में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देते हैं। तो एक नंबर सवाल देख लिए, गेस करते चलिएगा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित कौन सा नहीं है? तो गेस कर इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में मैनोमीटर दाब का, बी में कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन का, सी में कार्डियोग्राम हृदय गति का, और डी में सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता का। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी देखिए याद कर ले, मैनोमीटर से दाब हो गया फ्रेंड्स, सही है। और कार्बोरेटर जो आंतरिक दहन, ये भी सही है। और कार्डियोग्राम है जो हृदय की गति संबंधित है। सिस्मोमीटर है जो गलत है। ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ है जो भूकंप से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, सिस्मोमीटर नामक यंत्र से, ठीक है, यहाँ पर से होगा, भूकंप तरंग की तीव्रता मापी जाती है, न कि पृष्ठ तल की वक्रता। ठीक है, तो याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 को देखें, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है? गेस करिए, अच्छा सवाल है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स, और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा 50 में से आपने कितना सही किया है। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? सऊदी अरब है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 4 नंबर सवाल को देखें। एक चाबी भरी घड़ी की कमान में, ठीक है, कमान में निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले। उस पर मैंने ये प्रश्न आज पूछा था फ्रेंड्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिए और कुछ स्टूडेंट ने गलत जवाब दिए। तो ध्यान से अगर देखे होंगे फ्रेंड्स तो अभी सही कीजिए। एक चाबी भरी घड़ी की कमान में निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये मैं टेलीग्राम पर एक यूज किया था एक प्रश्न का फ्रेंड्स,
तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सही किया और बहुत सारे गलत भी कर दिए। तो 4 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर, फटाफट गेस करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक चाबी भरी घड़ी की कमान में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 को देखें, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है, होता है, क्या कहलाता है। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विद्युत रासायनिक सेल। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, क्या कहलाता है, तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, अवकारक, ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, निम्न में से कौन सा है। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, निम्न में से कौन है। तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस करिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। चलिए गेस करें फ्रेंड्स, मैं पढ़ देता हूं। ऑप्शन ए में प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, बी में प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, सी में एक सहसंयोजक बंधन बनता है, डी में प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होगी थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका मैग्नीशियम का जो क्रमांक संख्या कितना होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो इसको करेगा तो कितना 2 8 2 हो जाएगा। पहली कक्षा में 2 और इसमें कितना 8 हो गया, बच गया कितना 2, तो यही जो अपना त्याग करता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 7 का। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें कि बोस्टन बंदरगाह पर लगभग 340 से 42 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कही जाती है। यह घटना कब घटी। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, देखिए बोस्टन बंदरगाह अमेरिका में पड़ता है, वहीं से संबंधित यह घटना है। तो बोस्टन टी पार्टी का नाम आप लोग सुनेंगे, तो यह घटना कब होती है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी, आपको बताना है। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें फटाफट। 8 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी, 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी। इसमें क्या हुआ था, तो वही फ्रेंड्स बंदरगाह पे 340 से 42 चाय के बॉक्स थे, वो समुद्र में फेंक दिया गया था। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 आपका है कि निम्न में से महादेवी वर्मा की कृति कौन है। अच्छा सवाल है, महादेवी वर्मा की कृति इसमें आपको पता करना है कौन सा है। ऑप्शन ए में खंजन नयन, बी में स्वरधूली, सी में अतीत के चलचित्र और डी में रंगभूमि। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र के इनके कृति है तो आपका महादेवी वर्मा का है। रंगभूमि प्रेमचंद्र का उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है, याद रखिएगा फ्रेंड्स अगर पूछा जाए तो। ये सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। महादेवी वर्मा कृति इसमें कौन है, तो अतीत के चलचित्र है। उसके बाद में दूसरा इसमें प्रश्न बन रहा है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक है, तो प्रेमचंद है। महादेवी वर्मा का कुछ और कृतियां को देख लेते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इससे संबंधित कि पूछा जाता है। करा महादेवी वर्मा की यहाँ पर कृति, टाइपिंग मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा की कृति कौन कौन है, तो देखिए यामा इनके द्वारा लिखा गया। महादेवी वर्मा ने क्या लिखा, यामा, निहार, नीरजा और गिल्लू, सुने होंगे आप कहानी फ्रेंड्स, गिल्लू और दीपशिखा, ये सभी है जो महादेवी वर्मा की कृति है। याद रखिए, ये सब पूछा था। यामा किसके द्वारा लिखा गया है, महादेवी वर्मा, निहार, नीरजा, गिल्लू और दीपशिखा, ये सभी है जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि महादेवी वर्मा की रचनाएं सबसे पहले कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। महादेवी वर्मा का जो सबसे पहले जो रचना है वो किसमें, कौन सा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है, तो आपका महादेवी वर्मा है, बाकी सभी याद रखें। सवाल नंबर 10 देखें, निम्नलिखित तत्वों में से अधातु का पहचान करें। 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए मैग्नीशियम में होगा या क्लोरीन होगा, सोडियम या एल्युमिनियम। तो देखिए फ्रेंड्स गेस कर राइट आंसर, इसका बताता हूं मैं। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये है जो आपका धातु, सॉरी, निम्नलिखित तत्वों में से अधातु के ये अधातु है, बाकी मैग्नीशियम, सोडियम ये सभी धातु के अंतर्गत आता है। क्लोरीन, ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यह धातु है। सवाल नंबर 11 को देखें, पंच तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। देखिए एक हिंदी का प्रश्न इसमें टाइप हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, हिंदी से भी आपको बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको आज मैं हिंदी का भी एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बीच बीच में करवाता रहूंगा, ठीक है। तो एक वीडियो आपको हिंदी का भी मिलेगा फ्रेंड्स, और आपका शाम के टाइम में फुल प्रैक्टिस सेट। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। सवाल नंबर 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंच तत्व। देखिए संख्यावाचक आ रहा है फ्रेंड्स, फटाफट गेस करें। शुरुआती में क्या संख्या आ रहा है,
तिगारा का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, दिग्गु समास का उदाहरण हो जाएगा। देखिए कोई भी ऐसा शब्द रहेगा फ्रेंड्स जिसमें जैसे त्रिकोणा हो गया, षष्ठ कोणा हो गया, पंचतत्व हो गया, ठीक है, जैसे कि चौराहा हो गया, ठीक है, क्या चौराहा, तो देखिए अगर संख्यावाचक बोध होता है तो उसमें कौन समास होता है फ्रेंड्स, आपका दिग्गु समास हो जाता है। बार बार मैं बताते रहता हूँ। द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे कि रात दिन हो गया, ठीक फ्रेंड्स, रात दिन में हो गया क्या चीज, द्वंद्व समास। भाई और बहन में द्वंद्व समास हो गया। इस तरह से दाल रोटी, इसमें द्वंद्व समास, इसमें देखिए इस तरह से आपको आएगा। तो यहाँ हो गया पंच तत्वों में कौन सा समास हो गया, तो द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 11 का राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपका है फ्रेंड्स कि सतपुड़ा रेंज में माउंट धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो स्थित है, ठीक है। यानी इसमें 2-3 प्रश्न बन रहा है, याद करिए, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सतपुड़ा रेंज में माउंट धूपगढ़ है जो सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ स्थित है आपका धूपगढ़, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 12 का। आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ पड़ता है। इसी के बारे में डिटेल देख लें। धूपगढ़ शिखर मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूछा जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो धूपगढ़ है। धूपगढ़ कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, जो पंचमढ़ी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। तो मेरा ख्याल से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लें। कह रहा सतपुड़ा रेंज में माउंट आबू जो धूपगढ़ है जो सबसे ऊंची चोटी, वो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो पंचमढ़ी में है। और ये धूपगढ़ है जो किसका सर्वोच्च शिखर है, तो आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि वायु में निम्न में से कौन सा गैस की उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग उतर जाता है। अच्छा सवाल है। देखिए पीतल को आप हवा में रखिएगा तो उसका रंग फीका पड़ जाता है, उतर जाता है, ठीक, काला काला का होने लगता है। वैसा किस कारण से होता है, यही पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ये करें। ऑप्शन में कार्बन, बी में नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन और डी में क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। गेस करें राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश ने, ठीक है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया था, तो मौर्य वंश ने। अगला सवाल को लेते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए में समाज व्यवस्था से, बी में कानून से, सी में अर्थशास्त्र से और डी में राज्य कार्यपद्धति से। तो ये मनुस्मृति है जो मुख्यतः किससे संबंधित है। 15 का राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन नंबर बी हो, एक कानून से संबंधित है, ठीक है। मनुस्मृति, मनुस्मृति का आप लोग नाम सुनेंगे, सबसे पुराना स्मृति यही है फ्रेंड्स। देखिए मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन विधि ग्रंथ है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है सबसे पुराने स्मृति तो मनुस्मृति। अगला सवाल को देखें। भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा कौन है। भारतीय दर्शन का अगर प्रारंभिक शाखा पूछा जाए फ्रेंड्स तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेस करें फटाफट। वही हो जाएगा, साख्य हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा अगर जो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, साख्य हो जाएगा, साख्य दर्शन, ठीक है। और साख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे इसके बारे में पूछा जाता है, देख लीजिए। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा साख्य दर्शन है। महर्षि कपिल है को साख्य दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। तो पूछा जाता है साख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो महर्षि कपिल थे। और यहाँ सवाल पूछा गया था भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है, तो यही आपका जो साख्य दर्शन जो प्रारंभिक शाखा है जिसके प्रतिपादक कौन थे, तो कपिल थे। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 17 नंबर सवाल फ्रेंड्स, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, बहुत बार बता चुका हूँ। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। 17 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट गेस करें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था फ्रेंड्स, तो ह्वेनसांग आया था, वो भी याद रखिएगा दोनों। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल खाता है, ठीक है। यहाँ पर मेल खाता नहीं, मेल नहीं खाता होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेल नहीं खाता, यानी आपको डिफरेंट चुनना है, भिन्न चुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट देखिए। कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम है, इसमें से कौन है जो मेल नहीं खाता है, चलिए फटाफट बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भांगड़ा है जो इससे मेल नहीं खाता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए भांगड़ा है जो आपको पंजाब का लोक नृत्य है, जबकि कथकली सब जो शास्त्रीय लोक नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय है, भारतनाट्यम भी आपको साथी है। भांगड़ा पर देखिए ढोल पर बजाता है, इससे आपको भी नहीं फ्रेंड्स, ये सब है जो शास्त्रीय है, और ये जो आपका पंजाब का भांगड़ा
लोक नृत्य, इसलिए अब भांगड़ा आप इसमें से भिन्न है। चलिए, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड्स, शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो कथकली आपका केरल का पड़ता है, याद कर लीजिएगा। भांगड़ा कहाँ का है? तो पंजाब का है। कुचिपुड़ी फ्रेंड्स, कच्चा पूड़ी कौन खाएगा? आंध्र प्रदेश। इस तरह से ट्रिक से बताया था, तो आंध्र प्रदेश का हो गया कुचिपुड़ी। अब भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। तो सभी को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कि निम्न में से कौन एक शेष दूसरों से भिन्न है? तो भांगड़ा है जो सबसे भिन्न है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखें कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से, ठीक है, किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? जो शिव कुमार शर्मा है, जो कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वही पूछा जा रहा है शिव कुमार शर्मा के बारे में। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संतूर वादक थे। शिव कुमार शर्मा थे जो क्या थे? संतूर वादक थे। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाट्य का नाम क्या है? भीलों का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गेस करें। तो भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य नाट्य है वो आपका गवरी है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट्स में देखिए लिखा हुआ है, गवरी नृत्य राजस्थान के भीलों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य शैली है। यह भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित नृत्य शैली है। ये भी पूछा जाता है, गवरी है जो किस भगवान के प्रति समर्पित लोक नृत्य है? तो भगवान शिव और उनकी पत्नी। तो याद हो गया होगा फ्रेंड्स आप लोगों को, भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाट्य का नाम क्या है? तो आपका गवरी है। लास्ट में बताइए कमेंट करके फ्रेंड्स कितना आपका सही हुआ। टेस्ट आप लोग जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, टेस्ट जरूर देखिएगा पढ़ने के बाद कि आप 50 में से 50 सही कर पाते हैं नहीं, या फिर भूल गया है। चलिए अगला 21 नंबर सवाल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? टमाटर की चटनी को ताज़ा रखने के लिए एक यौगिक मिलाया जाता है जिससे क्या वो खराब ना हो, तो यौगिक का नाम आपको बताना है, गेस करिए। 21 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है फ्रेंड्स, इसका भी देखें कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन इनमें से कौन है? यही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सोडियम बेंजोएट। तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा, उस तरह से दोनों को मैं शामिल किया हूँ। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट गेस करें। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। इसका राइट आंसर होगा कोबोल हो जाएगा। ठीक है, वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोबोल का किया जाता है। और एक ये भी पूछता है फ्रेंड्स, फॉर्ट्रन भाषा है जो किसके लिए? तो विज्ञान के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 प्रश्न बना। पहला, कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो कोबोल का। और फॉर्ट्रन का अगर ये पूछे फ्रेंड्स किस लिए किया जाता है? तो विज्ञान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विज्ञान के लिए हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोबोल। अगला सवाल को लेते हैं। न्यूजीलैंड के मुख्य निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? टॉप मोस्ट जीके है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। न्यूजीलैंड की जनजाति के बारे में बताना है, मुख्य निवासियों या जनजाति के बारे में। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फटाफट गेस करें। तो देखिए न्यूजीलैंड का क्या कहता है आपका? माओरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? माओरी कहा जाता है। अब देखिए एक प्रश्न इससे संबंधित और देख लेते हैं फ्रेंड्स, बुशमैन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एनू के बारे में देख लेते हैं, तो तीनों इसमें डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए आपका सवाल क्या था यहाँ कि न्यूजीलैंड के मुख्य निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर तो आपका माओरी है। अगर एनू जनजाति के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पड़ता है? पाया जाता है जापान में पाया जाता है। और बुशमैन का अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, तो आपको अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति देखने को मिलेगा। तो तीनों ये टॉप मोस्ट भी याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के मुख्य निवासियों को माओरी कहते हैं, एनू जापान की जनजाति, और बुशमैन है जो आपका बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाला जनजाति है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपका। अभी बताया मैंने एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है, चलिए अभी बताया मैंने एनू कहाँ, तो जापान में पाया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। तंबाकू में क्या एल्कोलाइड होता है फ्रेंड्स, पता है सबको? 27 का क्या हो जाएगा? निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? अच्छा सवाल है, चलिए फटाफट गेस करें। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, 2 में नाइट्रोजन चक्र के द्वारा, सी में उपयुक्त दोनों के द्वारा, और डी में उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? ऑप्शन नंबर 28 का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सिर्फ। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। पौधे
नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो जो पेड़ पौधे, हरे पौधे हैं, वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 29 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला सवाल को लेते हैं कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? चलिए सिंपल सा प्रश्न है, पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा क्या होता है? 30 का आयरन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें, पौधों में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है, नीचे की ओर होता है या ऊपर की ओर होता है या ऊपर नीचे दोनों की ओर होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो चलिए सवाल नंबर 31 का राइट आंसर गेस करें क्या होगा? तो 31 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। अब देखिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए पौधे में जो भोज्य पदार्थ होता है फ्रेंड्स, इसका संवहन करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको फ्लोएम कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम एक प्रकार का उत्तक है जो फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे के पत्ती में आपका खाना बनता है, भोज्य पदार्थ बनता है, उसका संवहन है जो फ्लोएम करता है। ठीक है, ये एक हो गया। तो देखिए इसमें 3 प्रश्न बन रहा है, तीनों को याद रखिएगा। पहला तो ये हो गया, पौधों में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है तो ऊपर नीचे दोनों होता है। कौन करता है फ्रेंड्स? तो फ्लोएम करता है। एक जाइलम होता है फ्रेंड्स, तो जाइलम क्या करता है? खनिज और जल लवण को जड़ से उठा करके उस पेड़ पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है। वो क्या? जल और खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो जल और खनिज लवण का संवहन आपका फ्लोएम जाइलम करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? जाइलम करता है, जबकि फ्लोएम है जो भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो भारत में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो कौन हो जाएंगे आपका? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? अच्छा सवाल है। तो कौन सा शहर है जो आपका स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ है जो उसमें नहीं शामिल है। बाकी कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली जो है स्थित है। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 आपका है कि मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? यानी मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, किसे? नॉर्वे को कहा जाता है। किसे? नॉर्वे का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 आपका है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? चलिए फ्रेंड्स, ये 2 जी केस में बन रहा है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो इनको खिताब किसने दिया था? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 36 को देखें। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह क्या? अशोक स्तंभ कब से अंगीकृत किया गया था? यानी इसको कब अंगीकृत, स्वीकार कब किया गया था? सवाल नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी समय, 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल को लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक की नवीनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की नवीनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? गेस करें। 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो 63वें स्थान पे पहुंच गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38 है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस ने प्रतिबंध लगाया था? यानी दल बदल कानून कब बना था फ्रेंड्स? कौन सा संविधान संशोधन आपको पूछा जा रहा है, रोक कब लगाया गया था? तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा। तो आपका 1985 ईस्वी में हुआ था। और दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है फ्रेंड्स? तो आपको 10वीं अनुसूची में, ये भी याद रखिएगा। किसमें में? 10वीं अनुसूची में। तो बहुत सारा प्रश्न बना। एक तो है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर रोक प्रतिबंध कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया था? तो आपको 52वां संविधान संशोधन कब लगाया गया था? तो 1985 ईस्वी में लगाया गया था। और ये दल बदल संबंधी प्रावधान है जो भारत संविधान की किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में है। तो सभी को जरूर याद रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है आपका फ्रेंड्स, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। अगला फ्रेंड्स आपका, चांद बीबी कहाँ की शासका थी? अच्छा पूछ सवाल है, गेस करें। अहमदनगर के, खानदेश के, बीजापुर के या बरार का? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर के। ठीक है, चांद बीबी जो मुख्य रूप से अहमदनगर की शासिका थे। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 40 को। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? जल डमरू कहते हैं। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखें। सवाल नंबर 41 है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन थे?
यानी प्रथम कानून मंत्री किसे बनाया गया था, तो चलिए पता होना चाहिए सबको। 41 का क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। देखिएगा सूर्य डूबने के बाद में वहां पर हल्का हल्का दिखाई देता है, तो इसका ऐसा क्यों प्रतीत होता है। तो 42 का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल को लेते हैं 43 नंबर कि आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2019 के दौरान कहाँ आयोजित हुआ था। गेस करें कहाँ हुआ था 43 का। तो 43 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी थाईलैंड में हुआ था, 43 का डी। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें कि किसने कहा राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसने कहा था। गेस करें राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने कहा था। चलिए सवाल नंबर 44 हो गया फिर सब। सवाल नंबर 45 को देखें। सवाल नंबर 45 है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स, आपको पता होगा आप लोग को। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, खिरिज खान ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे। अष्टदिग्गज किससे संबंधित थे, 46 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय से संबंधित है, ठीक है। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है, तो कृष्णदेव राय से। सवाल नंबर 47 को देखें कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। तो किसकी बदला के लेने के लिए फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय की मौत को। लाला लाजपत राय की मौत के बारे में तो सब जानते हैं फ्रेंड्स कि जो साइमन कमीशन, चलिए इस पर थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए इससे जो संबंधित जीके बनता है वो याद कर लीजिएगा। सवाल पूछा जाता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में आपका लंदन में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। लेकिन भारत कब पहुंचा था फ्रेंड्स, तो आपका फरवरी आपको 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत साइमन कमीशन कब पहुंचा था, तो 1928 में। और यही साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे, जुलूस रैली में निकाले थे, उसका विरोध कर रहे थे इस कमीशन का। उसी समय इनके सर पे चोट लगी थी फ्रेंड्स डंडे से, तो इनकी मौत हो गई थी। तो देखिए उसी से कनेक्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी, तो लाला लाजपत की मौत की। लाला लाजपत राय की मौत कैसे हुई फ्रेंड्स, तो आपको बता दिए साइमन कमीशन के विरुद्ध जुलूस में इनके सर पे मार लगी थी। इन्होंने एक बुक लिखा था फ्रेंड्स, वो याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया, पूछा जाता है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है फ्रेंड्स, आपको अगर जो पूछे तो कौन हो जाएंगे, आपका लाला लाजपत राय हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल 48 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका कि किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था 1765 में। तो किसने दिया था, तो 48 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शाह आलम द्वितीय ने फरमान दिया था। चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं कि वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों पार करती है। तो कौन सा सड़क है, इसका नाम है, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनाली से लेह, यही सड़क का नाम है जो आपको विश्व के 4 ऊंचे दर्रे को पार करती है, मनाली से लेह। चलिए फ्रेंड्स इस 50 नंबर सवाल को देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए इसको तो बहुत बार बताए हैं, फटता भी होगा आप लोग का फ्रेंड्स। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष दुरुस्त नहीं किया जा सकता, यानी आंख में कौन सा दोष है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। मायोपिया तो किया जा सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, आपका वर्णनता है जो आपको दूर, यानी कलर ब्लाइंड सीबी, इसको दूर नहीं किया जा सकता है। इससे संबंधित देखिए एक प्रश्न, 2 प्रश्न बनता है, सबको देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं जो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए बार बार रिपीट इसलिए मैं करता हूँ फ्रेंड्स ताकि आप लोग को परमानेंट मेमोरी में जाए और याद हो जाए, और आपको टेस्ट देने के लिए इसलिए बोलता हूँ फ्रेंड्स। देखिए एक बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझिए, अभी पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो लगता है मुझे याद हो गया, लेकिन अगर इसका रिपीटेशन बार बार नहीं करिएगा तो आप 2-3 दिन के बाद पक्का भूल जाएगा। इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, और इसी के लिए फ्रेंड्स आपको एक रणनीति के तहत आपको टोटल का मैं टेस्ट, मॉक टेस्ट कर दिया हूँ, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक
दिया हूँ, वहाँ पर जाकर के टेस्ट दे, प्रत्येक दिन जाकर के टेस्ट दे। फ्रेंड्स क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट का वक्त लगेगा, पैसा तो नहीं लग रहा है। तो आप जाकर के वहाँ पर टेस्ट दीजिएगा, बार बार दीजिएगा। फ्रेंड्स सबको संग्रह कर रहा हूँ, तो इससे क्या है, आपका रिपीट होगा बार बार रिपीट होने से क्या होगा, माइंड के परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, जिससे वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन तो आपका ये बना, वर्णनता कलर ब्लाइंडनेस को दूर नहीं किया जा सकता है। इसी से दूसरा सवाल कनेक्ट कीजिए कि वर्णदाता जो कलर ब्लाइंड होता है, इसमें कौन सा रंग में डिफरेंट है जो रोगी नहीं कर पाता है। तो लाल रंग और हरा रंग में ये है जो क्या करता है, डिफरेंट नहीं कर पाता है। ये सवाल भी देखिए आप लोग को बार बार सेट में मिलेगा, कौन कौन सा रोग में, कौन कौन सा रंग में, तो लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता। 2 सवाल बन गया। अब देखिए तीसरा, मायोपिया। मायोपिया को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहता है, निकट दृष्टि दोष इसको कहा जाता है। इसको ट्रिक से याद भी करते हैं फिर मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। कितना इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मायोपिया के दूरदृष्टि दोष कहते हैं या इसको कहते हैं। तो इसको देखिए ट्रिक बताया था, मायोपिया यानी मोरपिया। मोरपिया कहाँ रहेगा, निकट रहेगा ना, इस तरह से याद रखिए। अब देखिए कहीं जिंदगी में भूलिएगा कि मायोपिया मतलब क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष कैसे याद करेंगे कि मोरपिया कहाँ रहेगा, तो निकट में रहेगा। अब देखिए इस थोड़ा सा तुक्का भी ला दिया, अब जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो मायोपिया के मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। चलिए अब आगे इसमें डिस्कस क्या करते हैं कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और आपका हाइपर मेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा, उत्तल लेंस। इसमें भी आपको मैं ट्रिक बताया हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दूरदृष्टि दोष में देखिए इसी पकड़ा जाता है, दू में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ऊ आ रहा है। तो दू में ऊ आ रहा है तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी दूर दृष्टि देश में उत्तल लेंस, तो आपका निकट दृष्टि देश में कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारा हम लोग डिस्क्राइब किए, इस तरह से याद रखें और फटाफट जाएं फ्रेंड्स वहाँ पर वेबसाइट पे इसी नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाकर के टेस्ट दें और प्रत्येक दिन दे फ्रेंड। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट अभी तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ और तीनों का लिंक नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स। सबका एक पेज बना रहा हूँ जो संग्रह होगा, तो इसे अभी से वीडियो पर देखते चले, प्रैक्टिस सेट करते चले। एग्जाम के टाइम में आपका सब ये सब प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल रहेगा। एग्जाम के 2-4 दिन पहले सब फटाफट सबका रिविजन कर लीजिएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन के लिए उस पर मास्टर वीडियो मैं बनाऊंगा, उसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।